यस प्लीज, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है हमारी तरफ में। हाँ प्लीज बताइए, आप जो भी नए मेंबर्स हैं। एडमिन टीम आप थोड़ा सा हैंडल करेंगे? एडमिन, पीओएच एडमिन टीम, एनीवन फ्रॉम एडमिन टीम? कोई भी एडमिन टीम से हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। नित्य आप शेयर करिए थोड़े से अपने व्यूज, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है हमारी तरफ। नित्य आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरे यहाँ से। तो थोड़ा सा यस, थोड़ा सा आप हैंडल करिए, मेरी तरफ थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का। यू कैन कंटिन्यू प्लीज। यस सर। सोधी जी आप हैंडल करेंगे थोड़ा सा ग्रुप? यस सर, यस सर। प्लीज प्लीज विजय जी भी आ गए हैं। आप डिस्कस करिए थोड़ा सा ग्रुप के साथ। यस सर। भारती जी, भारती जी। हाँ जी। चलो कुछ करो ना डिस्कशन, सर बोले ना करो तो करते हैं। विजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी तरफ थोड़ा यस सा सर, network का यस issue आ रहा सर। है। हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप लोग जो ये सेशन पे जहाँ पे हम लोग एवरीडे 4 से 5 मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को हम अवेयर कैसे कर सकते हैं, इस पे हम बात कर रहे थे। तो प्लीज शेयर करिए। मार्गी हैं, मार्गी हेलो, हाउ आर यू? कैमरा अगर ऑन कर सकते हैं तो डेफिनेटली कैमरे पे आप आइए ताकि लोग मिल सके। ये इंटरेक्टिव फोरम है, ये नॉर्मल कोई क्लास नहीं है। इसमें आप शेयर करिए, लोगों से बात करिए, और आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप डिस्कस करिए, अपने बारे में बताइए लोगों को। और जहाँ तक राइटिंग का सवाल है, तो राइटिंग लोगों ने लिखना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। तो इंद्रप्रीत भी हैं। हेलो इंद्रप्रीत, हाउ आर यू? यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक सो। यस सर, आ रही है। हेलो हेलो। सर आ रही है। थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इशू है, मैं चाहता हूँ कि कोई थोड़ा सा हैंडल करे। आई थिंक थोड़ा कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है मेरी तरफ। इंद्रप्रीत आप कुछ शेयर करेंगी? कुछ शेयर करना चाहते हैं? भारती, मार्गी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस सर, आपने जैसे अभी फीडबैक के लिए बोला, जस्ट वांट टू गिव फीडबैक कि सर अच्छा लगता है ये सेशंस, एंड एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग बेसिकली। आप जब लेते हैं ग्राफोलॉजी का टॉपिक, दैट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड लर्निंग। प्लस जब आप नए कुछ स्पीकर्स लाते हैं तो उनका भी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। का जो थॉट प्रोसेस है, वो जो काम कर रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। So this is a kind of learning session plus interactive section. So I just like it. ओके, और अभी ये वीक में काफी कुछ स्पीकर्स हैं, और खास करके 25 को एक स्पीकर हैं, उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं। और डेफिनेटली आप लोग आइए। सुरेंद्र गोस्वामी हैं जो कि होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, एंड उनके पास एक मोडालिटी है, शायद आप लोग जानते होंगे, हेयर ट्रीटमेंट। थ्रू हेयर वो ट्रीटमेंट ट्रांसमिट करते हैं कि आपके हेयर से वो किसी भी इंसान को कहीं पे भी वो दवा दे सकते हैं होम्योपैथिक की, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो हेयर ट्रांसमिशन करके एक बहुत साइंटिफिक तरीका है जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं हैं। तो हम उनके साथ भी डिस्कशन करने वाले हैं 25 तारीख को। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और मेरी जो कोशिश है ये सातवीं राह दिखाना, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा देने के लिए है। और डेफिनेटली आप उनके साथ में सीखते हैं, जो भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जो भी कुछ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, और उनसे वो चीज़ सीखने के लिए है। ये कोई एक इंटरेक्टिव फोरम जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ डिस्कस करिए। ये नॉर्मल जो है वेबिनार्स के जैसा नहीं है। तो मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इंटरेक्ट करें, आप लोग बात करें, आप लोग शेयर करें अपनी नॉलेज को, दूसरों के साथ शेयर करें। और खास करके जब राइटिंग की बात होती है, तो राइटिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाएं, उसके बारे में कुछ बात करें। तो बी इंटरेक्टिव, बिकॉज इंटरेक्टिव होना भी आपके फाइनेंस को, वेल्थ को बढ़ाता है। इसके पीछे साइंस है। सो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप भी वो लाभ जीवन में लें जो कि लेना चाहिए। बिकॉज
जब भी आप वेबिनार पे हैं, जब भी आप कैमरे पे हैं, तो डेफिनेटली ऑन करना चाहिए। ये आपके लाइफ में मैजिक के जैसा काम करता है। ओके, मतलब आप ये कोशिश करके देखिए कि कैमरे में आप बात करिए, इंटरेक्टिव करिए। जहां पे भी इंटरेक्टिव सेशन है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए। मतलब आपके लाइफ में इतनी सारी चीजें चेंज हो जाएगी, मतलब आप उसको बिलीव नहीं कर सकते। इंटरेक्टिव सेशन है तो बिल्कुल आप इंटरेक्टिव करिए और कैमरे पे ओपन होइए, बात करिए अगर पॉसिबिलिटीज है। आपके लाइफ में इतने चेंजेस हो सकते हैं कि मैं आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं बता सकता हूँ। मतलब फील द डिफरेंस। आप जब बात करते हो, इंटरेक्टिव करते हैं, जहां पे भी आपको बोलने का मौका मिलता है, तो कभी भी आपको रिस्ट्रिक्ट मत करिए, बिकॉज आपके सेल्स जो हैं, बॉडी सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। है ना? इसको कई बार मैंने इसमें सेशन में बात किया कि जहां पे भी मौका मिलता है इंटरेक्टिव होना है, बिल्कुल इंटरेक्टिव होइए, बिल्कुल बात करिए। क्योंकि ऑलरेडी अभी का जो सिचुएशन है, अभी दुनिया भर में जो सिचुएशंस हैं, आपको हेल्थ इश्यूज जो हो रही है वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो रही है। जो भी आपके चैलेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हो रहे हैं, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से हो रहे हैं। इसमें बहुत सारा एविडेंस है, बहुत सारा साइंटिफिक स्टडी है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो आपको डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स होती है। तो उसमें बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, और वो उपाय करके आप अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो वाई वी आर रिस्ट्रिक्टिंग। और चूंकि अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको मतलब जो ये कोविड की वजह से आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, आपको सोशली लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, मिलते नहीं हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो काफी सारी रिस्ट्रिक्शन हो रही है। तो उसमें आप जितना ओपन अप होंगे, उतनी आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वो अच्छा है। ठीक है, तो बिल्कुल हम आज का सेशन अभी चालू करेंगे, और थोड़ा सा हम और लोगों का वेट कर रहे हैं कि काफी सारे लोग हो जाएं, क्योंकि बहुत बहुत इंटरेक्टिव सेशन है आज का, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है कि लोअर लोब से आप पूरी फैमिली की हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, और काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें। निधि हैं, हाय निधि, आप हाउ आर यू? निधि, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करो अपने बारे में। Yes, sir. All good. यस, थोड़ा सा इंटरेक्शन करिए। मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ अभी, मैं थोड़ा सा डायग्राम Sure. बना रहा हूँ जिससे आपको मैं बता पाऊँ। तो यू कैन टेक दैट लीड। Hello, everyone. I'm Nidhi from Delhi. Actually, have been in this field say almost more than 10 years now. And sir is amazing, as we all know. He keeps guiding us throughout. He doesn't leave us, and that is where your skill is. कि आप उनको छोड़े नहीं, पकड़े रखते हैं. Right? True, very true. So that is the thing first. Graphology lot अब past pandemic से मैंने जो notice किया है, sorry I'm somewhere where I cannot switch on my camera, so please excuse me for that. And जो भी मैंने graphology में experience किया है इस pandemic में, कि awareness काफी बड़ी है लोगों में। जैसे पहले आज से 1-1.5 साल पहले बात करें तो मतलब हार्डली किसी को, गिने चुने लोगों को ग्राफोलॉजी समझ में आती थी कि ऐसा भी कुछ है। बट पोस्ट दिस कोविड हमने देखा है कि बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है एंड पीपल आर मोर एक्सेप्टेबल। दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस सेज। जैसे पहले कॉर्पोरेट्स में भी या जनरल अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग पहले इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट दीज डेज पीपल हैव एक्चुअली बिकम ओपन एंड सेशंस अटेंड करते हैं, फ्री सेशंस में आते हैं, which is also I think a good point, sir, right? True. इसमें सीरियस लोग कितने हैं निधि? कितने लोग सीरियस है राइटिंग को लेके? ये आपका पॉइंट बहुत सही है सर कि सीरियसनेस अगर मैं बात करूं तो हार्डली 10 से 15% होते हैं, वो भी शायद एक बड़ा नंबर होगा। बट एटलीस्ट मेरा मानना है कि एटलीस्ट कुछ तो जा रहा है, जो आ रहे हैं एटलीस्ट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मे बी आज वो इतना इसका फायदा नहीं समझ पा रहे या उठा पा रहे, आने वाले टाइम में जरूर they will be a part of it. वेरी ट्रू। अवेयरनेस हो रही है लोगों में, लोग समझ पा रहे हैं। इसमें एक चीज और जो बहुत शेयर करना चाहूंगा, कितने लोग मन से शेयर करते हैं? मतलब ये सब्जेक्ट के रिलेटेड ही है, मैं अभी बात जो करने वाला हूँ जिस टॉपिक पे, लोअर पोर्शन पे बात करने वाला हूँ। कितने लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं या कंपल्शन में करते हैं? या आप अपने जॉब की बात करें, अपने बिजनेस की बात करें, अपने पैशन की बात करें, तो कितने लोग अपने पैशन को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं या कंपल्शन में कर रहे हैं? करना है इसलिए कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस टाइम को एंजॉय करते हैं या कंपल्शन के तरीके से यूज करते हैं, उसको बर्डन के तरीके से यूज करते हैं? प्लीज आप आंसर करिए कि आप जो प्रोफेशन में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, उसको आप पैशनेटली एंजॉय कर रहे हैं या कंपल्शन है इसलिए करना है?
Sir, I enjoy my office, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप उस फील्ड में एक्सेल करेंगे, उस फील्ड में आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करेंगे। बट अब कहीं ना कहीं से अगर बर्डन है आपको, अगर ऑफिस का काम बर्डन लगता है, आपको जो भी काम करते हैं बर्डन लगता है, तो कहीं ना कहीं से आप उसमें हैप्पी फीलिंग नहीं आएगी। और अगर हैप्पी फीलिंग नहीं आती किसी भी चीज में, तो उसमें कहीं ना कहीं से आपके सेल्स वीक होते हैं। इट डिटोरिएट्स योर सेल्स ड्रास्टिकली। आपके जो सेल्स जो हैं, सेल्स जल्दी जल्दी से टूटने लगते हैं, सेल्स जल्दी जल्दी से डैमेज होते हैं। डैमेज ऑफ सेल्स जो है, मेंटल सेल, मतलब ब्रेन सेल्स की अगर बात करें या बॉडी सेल्स की बात करें, टिश्यूज की बात करें, तो उसमें जो है उसका विघटन या उसमें जो उसके टूटने की प्रक्रिया होती है, उसके शेडिंग जो होती है, शेडिंग फास्ट होने लगती है। और शेडिंग अगर फास्ट होती है तो वो फिर आपको कहीं ना कहीं से एजिंग फास्ट होने लगती है। आपको धीरे धीरे कोई चीजों में उसकी कमी दिखेगी, उसका डिप्रिशिएशन हो जाता है ना। फास्ट शेडिंग होने की वजह से वो धीरे धीरे चीजें पुरानी हो जाती है, वो धीरे धीरे वो चीजें वीक होने लगती है। तो ये शेडिंग आपकी जो है, सेल्स की शेडिंग, आपके बाकी चीजों की शेडिंग, या उसको उसमें डिप्रिशिएशन नहीं हो, उसको कैसे हम यंग रखें, उसको कैसे हम इंटैक्ट रखें लॉन्ग टर्म तक, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसमें बड़ा रोल प्ले करता है आपके राइटिंग का लोअर पोर्शन, जो आपका ड्राइव है, ड्राइविंग पार्ट जो है, जो आपका लोअर पोर्शन है। मतलब जनरली आप वाई के लोअर पोर्शन की या जी के लोअर पोर्शन की हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली आपके ड्राइव को दिखाता है, आपके लाइफ में कितना एम्बिशन है, कितना ड्राइव है। फिजिकल एरियाज, इसमें एबिलिटी टू परफॉर्म, आपको किसी भी एरिया में किसी भी चीजों को परफॉर्म कितना करना है, ये आपके लोअर पोर्शन से आप पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान, किसी इंसान की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, उसका एग्जीक्यूशन कितना अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है। प्रेजेंटेशन का मतलब है वो किसी चीज को कैसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये है आपका राइटिंग का लोअर पार्ट, लोअर पोर्शन। एंड जो लोअर जोन जो है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं बताऊं कि राइटिंग में एक्चुअली आपके जोन्स जो होते हैं वो 2 जोन्स हैं। देयर आर ओनली 2 जोन्स। थर्ड जोन जो है वो इनविजिबल जोन है। ये जोन बेसिकली आपको दिखना नहीं चाहिए या दिखता नहीं है। ये एक तरीके की करंट से बना हुआ है। ये जोन जो है, ये करंट जोन है। मतलब ये जो आपका मिडिल जोन है, आपके राइटिंग में बेसिकली 2 जोन ही प्रोमिनेंट है। थर्ड जोन जो है वो आपको सप्लीमेंट करता है। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। आपके राइटिंग में जो जोन है, वो प्रोमिनेंट जोन जो है वो 2 ही जोन है। इसीलिए आपके स्कूल में आप ये 4 लाइन्स पे लिखते हो, उसके बाद में आप ये 2 लाइन्स पे लिखना चाहते हो, है ना, 2 लाइन्स पे लिखते हो। तो ये जो थर्ड जोन है, ये आपका ड्राइव दिखाता है। ये ड्राइविंग फोर्स है, जो कि एक्चुअली विजिबल नहीं होता है, बट राइटिंग में आपके दिख जाता है। ये आपका जो बेसलाइन है, बेसलाइन के नीचे की जो चीजें हैं, ये इनविजिबल जोन है। ये बेसिकली ये जो लूप्स होते हैं, नीचे के लूप्स हैं, ये आपके ड्राइविंग फोर्स को दिखाते हैं, आपके अंदर कितनी एनर्जी है ना, एनर्जी और स्टेमिना को दिखाता है ये आपका लोअर पोर्शन, ठीक है। तो जनरली आप वाई का लूप जो आप करते हो, ये आपके एग्जीक्यूशन को दिखाता है। आप किसी चीज को कितना एग्जीक्यूट करते हैं, आपको दूसरों पे कितना ट्रस्ट है, दूसरों पे कितना फेथ है, अपने ऊपर कितना आपको ट्रस्ट है, अपने ऊपर कितना फेथ है, खुद के ऊपर, वो भी आपके लोअर जोन से डिफाइन होता है। एंड लोअर जोन में जितनी चीजें हैं वो आपके मिडिल जोन को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट योर मिडिल जोन, एट टाइम्स इट स्टिमुलेट योर अपर जोन आल्सो। तो स्टिमुलेशन जो है, मैक्सिमम स्टिमुलेशन जो होता है वो लोअर जोन में होता है। लोअर जोन में वो वाइब्रेशन, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते हैं, जो कि आपके अदर जोन्स को भी वो इफेक्ट करते हैं, अदर जोन्स को भी इनहेंस करते हैं, ठीक है। ये हो गई अभी हम लोअर जोन्स की हम जो बात कर रहे थे। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, फिर हम इसमें आगे की चीजें हम डिस्कस करेंगे कि लोअर जोन्स को आप क्या समझते हैं, लोअर पोर्शन को आप क्या समझते हैं, एंड लोअर जोन्स का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर ये इनविजिबल जोन है तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोअर जोन, ठीक है। तो प्लीज आप शेयर करें अपने व्यूज शेयर करें, तो फिर मैं भी इस पे बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल इस पे कुछ तो बात करते रहें, कुछ तो बताते रहें, जिससे कि मेरी बात आप तक समझ में आई, या कैसे आप समझ पा रहे हैं। यस, काफी लोग आए हैं नए, काफी लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग तो बहुत दिन बाद जुड़ रहे हैं। लीना जी हैं, हाय लीना जी, हाउ आर यू?
I'm Yes, doing बताएं। fine, sir. यस Yes. यस। और कैसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं आजकल? और आप ये सेशन में थोड़ा कम आते हैं तो आने की कोशिश सर करिए। बीच और में कोरोना हो गया था, फिर हील हो ओ, गई है अभी, फिर अच्छा अच्छा, यस सर, अभी आई अभी एम कैसी? डूइंग बेटर, आई एम डूइंग बेटर। ठीक ठीक। आपका थेरेपी भी मैंने किया था काफी दिनों तक। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल हेल्थ की तबीयत का ख्याल रखिए। एंड हाँ सर, तबीयत वीकनेस का, बहुत है अभी भी सर। ओके ओके ओके, नहीं बिल्कुल आप दवाई लीजिए। और बाकी जो भी आपको प्रैक्टिस करना है राइटिंग में, डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, सेफ हम्म। रहें, अलर्ट रहें। और हम्म। ये सेशन पे आप आते रहें तो थोड़ा सा आप रिचार्ज हो जाएंगे। हमारी कोशिश है ये साथी राह दिखाना जो प्रोग्राम करने की, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रिचार्ज करें, वर्चुअली यस रिचार्ज सर। करें, वर्चुअली लोगों को मोटिवेट करें। और लोगों को जो भी तकलीफें हैं, तकलीफ डेफिनेटली है, पूरी दुनिया में तकलीफ है। और तकलीफें जो हैं वो, उसको हम पेन से निकलने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू तबीयत का सर, ध्यान थैंक यू। रखिए। जसपाल हैं, हाय जसपाल, हाउ आर यू? Hello, sir. I'm fine, good. ओके, चलो Good, sir. जसपाल से भी Thanks. बात हम करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि आ जाएं सारे लोगों को। मैं बताऊं कि ये जो लोअर जोन है, ये लोअर जोन के बारे में आप क्या समझते हैं? आप अपनी कुछ राय बताएं। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर पे बताने वाला हूँ कि ये लोअर जोन जो है, अगर फीमेल के लोअर जोन से आप तो उसकी पूरी फैमिली के हेल्थ को कैसे देख पाते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आपके फैमिली में कितने लोगों की हेल्थ खराब है और खराब होने वाली है, यू कैन आइडेंटिफाई थ्रू सीइंग दिस लोअर जोन। एंड इसका साइंटिफिक कनेक्शन क्या है, मैं आपको बहुत ही सिंपली डिफाइन करने वाला हूँ। एंड इट इज सो एक्यूरेट। एंड इसके पीछे की थ्योरी है वो मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली जो जो अभी तक रिसर्च हुई है कि फीमेल के हेल्थ को देख के आप उनके फैमिली के जितने लोग हैं उनकी हेल्थ बता सकते हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, शेयर करें आप। और ये पॉसिबल कैसे है, इसके पीछे की क्या साइंस है, हम उस पर बात करेंगे। तो ये जसपाल, आपके हिसाब से जो लोअर जोन है, व्हाट इट रिफ्लेक्ट बेसिकली? एंड जैसा मैंने बताया कि दिस इज इनविजिबल जोन, ये जोन है, ये दिखना नहीं चाहिए। गंगा जमुना सरस्वती है, ये सरस्वती के जैसा है जो कि इनविजिबल है, इसमें दिखता नहीं है, फिर भी उसका इफेक्ट है। अच्छा, अब मैं एक चीज ये और पूछना चाहूंगा आप सबसे, इसी के साथ में फिर मैं आपसे आंसर दूंगा। जो चीज दिखती नहीं है उसका इफेक्ट होता है दुनिया में। दुनिया की एक धारणा थी, एक पूरे विश्व की धारणा थी कि कोई चीज अगर दिखता नहीं है, अगर ईश्वर दिखता नहीं है तो एक ईश्वर नहीं है। इफ यू कांट सी दैट सुप्रीम पावर, गॉड को आप देख नहीं सकते हो तो गॉड नहीं है, गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या आप मानते हैं, साइंस इस बात को मानता है कि आप जिस चीज को देखते नहीं हो वो चीज एग्जिस्ट करती है? या जिसको आप देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो, वो चीज एडजस्ट करती है? अभी की इमीडिएट लाइफ एग्जांपल है, कोरोना को आप नहीं देख सकते हो, कोरोना नाम की कोई चीजें है या नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है इसका। ठीक है, तो साइंस ने भी इस बात को माना है कि जिस चीज को आप देख नहीं सकते हो, जो कि माइक्रो लेवल पे है, जो कि माइक्रो का भी माइक्रो लेवल पे है, एकदम बारीक है, एकदम महीन है। मतलब इसका अगर कोरोना की अगर हम बात करें, कोरोना का जो जीवाणु है, जो उसका वायरस है, ये इतना छोटा है कि शायद आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी आप नहीं देख सकते हो। पर क्या इतनी छोटी चीजें इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है? आंसर इज यस। तो जिस चीज को आप देख नहीं सकते हैं वो चीज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो चीज भी आपको सुकून दे सकती है, जिसको आप फील नहीं कर सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो। फील कर सकते हो, आपको अगर मालूम पड़ा तो ये मालूम पड़ेगा कि आपको कोरोना हो गया है, फील कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये है कि जिस चीज की साइज या जिस चीज की इंटेंसिटी को आप फील नहीं कर सकते हो, छोटा है, माइक्रो लेवल पे है, उसकी इंटेंसिटी एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकती है, आइदर यस नेगेटिव और सर, पॉजिटिव। यस। ओके, ये दुनिया में अभी साइंस ने भी बहुत सारी चीजों को माना है। अच्छा, वो चीज को मानना है, दुनिया में मानते रहे हैं, लेकिन अभी नॉर्मल लोगों ने भी मान लिया है कि जो चीज को आप देख नहीं सकते हो, सेंस नहीं कर सकते हो, तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसका साइज बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है ना। एटम लेवल पे भी कोई चीजें डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स दे सकती है, ट्रू उसका ट्रू। साइज बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। ये इसमें एक लेसन ये है। ठीक है, चलिए, हाँ जसपाल, अब आप बताइए कि लोअर जोन से आप क्या समझते हैं? सर लोअर जोन जैसे हम कहते हैं हमारा हमने पहले इसको कंपेयर भी किया है लोअर जोन को लाइक ट्री के जसपाल, हिसाब से, तो जो थोड़ा सा रूट्स आपका होते हैं हमारे बेसिकली वो नेटवर्क इशू है। हाँ, यस यस यस, थोड़ा सा सर कुछ मैं ये नेटवर्क कह का रही थी कि जैसे हम कहते हैं कि लोअर जोन में हमारे
लोअर जोन में हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और हम जैसे हमने इसको एक ट्री के एग्जांपल के साथ किया था कि ट्री के रूट्स जो होते हैं वो नीचे सॉइल अर्थ में अगर स्ट्रांग बॉन्डेड Right. होते हैं वो ट्री उतना ज्यादा हेल्दी होता है। राइट तो ऐसे ही हैंडराइटिंग में भी हमारे जो लोअर जोन्स होते हैं उसका स्ट्रांग और एक परफेक्शन हम कहें या जो बोले वो प्रोवाइड करता है टू द अपर मिडिल एंड द अपर जोन्स को थिंग। तो Very- उसका एक बैलेंस आउट होना कुछ ऊपर नीचे के साथ काफी जरूरी है। वेरी तो आपने जो बात बोली कि फीमेल का वहां से देख के हम फैमिली का बता सकते हैं, तो आई थिंक शायद ये सही है काफी हद तक। ओके वेरी नाइस। चलिए बहुत बढ़िया आपने बताया, जसपाल ने बताया कि ये ट्री का जो रूट है, रूटिंग जो है, रूटिंग है वो आपके ट्री के स्टेम को और ट्री के फ्रूट को नर्चर करने वाला जो है वो रूट्स है। रूट जो है वो नर्चरिंग कॉन्सेप्ट है, जहां पे रूट्स में आप अगर पानी डालते हो, आप ट्री में अगर नीचे पानी डाला तो आपके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। मतलब जो सर्कुलेशन है, ओके, सर्कुलेशन वो रूट्स के साथ में होता है। जो रूट्स है, रूटिंग है, वो आपको सर्कुलेट करता है। फीमेल जो है, फीमेल है वो फर्टिलिटी है, वो ग्रोथ है, वो प्रॉस्पेरिटी है ना। तो फीमेल को अगर हम काउंट करते हैं तो वो किसी भी चीज को स्प्रेड करने की जो क्षमता होती है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है, ठीक है। एंड फीमेल जो है वो कभी भी फीमेल का मतलब है इमोशंस, है ना। फीमेल का मतलब है इमोशन। जो स्टेम है, ट्री का स्टेम जो है, ट्री के स्टेम को अगर हम काउंट करें तो स्टेम आप उसको आप समझ सकते हो फादर फिगर के जैसा समझ सकते हो, वो उसको मेल समझ सकते हो। बट जो रूटिंग है, एक्चुअली रूटिंग भी मेल है, बट रूटिंग का जो सर्कुलेशन है, जो ट्री में जो आप पानी देते हो, जो सर्कुलेशन है, जो स्प्रेडिंग पावर जो है, वो आपका फीमेल का कॉन्सेप्ट है। ओके, वो इमोशन जो है जो स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ट्री का जो स्टेम है, ट्री का जो तना है, वो आपका फादर फिगर है, वो जो आपको विजिबिलिटी दे रहा है, ठीक है। और जो उसमें रूट्स है, ऊपर जो फ्रूट्स हो रहे हैं, उसके फ्रूट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, चिल्ड्रन से कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज योर नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज योर फ्यूचर। तो फ्रूट जो है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड सीड? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड सीड? सीड मतलब बीज, एंड फ्रूट मतलब जो उसका रिटर्न्स हो रहा है। मतलब बीज आप नीचे बोते हो, आप किसी ट्री में अगर आपने पेड़ में पानी दिया, या उसको बीज जो होता है वो आप जमीन में उसको आप इम्प्लांट करते हो, सीड्स। तो सीड्स वो फ्रूट हो जाता है, वो जो फ्लरिश होता है वो फ्रूट्स होता है। तो सीड जो है वो बाद में आपकी नेक्स्ट पैदावार बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है जो कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट बताया, जो आपको नर्चरिंग कॉन्सेप्ट हुआ, ये आपका रूटिंग पार्ट है। और फ्रूट्स जो है, जो अपर जोन है, वो आपके नेक्स्ट जनरेशन है, आपके चिल्ड्रन है, आपके बच्चे हैं, आपका आने वाला कल है, आपका फ्यूचर है ना। आपका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, वो आपका अपर जोन है। तो जितना आपकी रूटिंग अच्छी होगी, उतना आपका फ्रूट्स अच्छे होंगे। इफ योर रूटिंग इज स्ट्रॉन्ग, आपके फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग होंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनकी वेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। और ये कन्वर्ट होता है ये फीमेल्स से, ठीक है। मैं 25 तारीख को जिनकी बात कर रहा हूँ, गेस्ट की बात कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी थ्योरी है कि आपके हेयर फॉलिकल्स में अगर होम्योपैथी की दवा देंगे तो ट्रांसमिट हो सकता है। चाहे आप अंटार्कटिकल में भी होंगे तो आपको विद इन सेकेंड्स वो दवाई वो काम करती है। और ये बहुत पुरानी विधि है, काफी सारे लोग इसमें हैं। मतलब मैं जिस स्पीकर को रख रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ, और इस पे हम चर्चा करेंगे। और इसके पीछे थ्योरी है कि आपका डीएनए की कोडिंग जो है आपकी यूनिक है। अगर उसको यहाँ पे भी अगर सेंसेशन किया जाएगा उसमें, तो आपका जो नेक्स्ट जो डीएनए जहाँ पे भी होगा उसमें सेंसेशन होगा। तो ये ट्रांसमिशन होता है बेसिकली। और इसमें जितनी भी विधाएं हैं साइंटिफिकली, अगर आपको अगर सेंसेशन यहाँ पे करते हो, तो आपका डीएनए का कंपोनेंट जहाँ पे भी होगा दुनिया में, वहां पे वो सेंसेशन होगा। इसमें ब्लड में भी सेंसेशन है, ऐसी काफी सारी रिसर्च आई है कि आप सेंसेशन जो है डीएनए लेवल पे सेम होता है। तो आपके हेयर फॉलिकल्स में सेम डीएनए होता है, और आपके राइटिंग का भी डीएनए होता है। मैं कभी इस विषय पे बात करूंगा कि आपके राइटिंग का जो डीएनए है उसमें सेंसेशन करने की वजह से इसके दुनिया में आपकी सिग्नेचर जो होती है यूनिक होती है। योर सिग्नेचर इज यूनिक। आपकी वो जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से, इसीलिए आपका सिग्नेचर जो है दुनिया में आपकी पहचान को रिवील करता है ना। आपको लोग आपके सिग्नेचर से पहचानते हैं। आपके बैंक का चेक जो है आपके सिग्नेचर से क्लियर होता है, ठीक है। तो ऐसा सिग्नेचर में ऐसा क्या कुछ है जिससे कि वो आपकी पहचान जो है वो आपको पहचान की वो बढ़ाता है, या आपके सिग्नेचर से आपको पहचाना जा सकता है। तो उसमें आपकी डीएनए वैल्यू है, सिग्नेचर में आपके लाइफ की सारी कुछ चीजें हैं
आपके थॉट प्रोसेस की सारी कुछ चीजें हैं जो कि वो इंसान जो है सिग्नेचर देखने वाला आपके बारे में समझ पाता है। तो ये कनेक्शन है आपका राइटिंग और आपके थॉट प्रोसेस के साथ। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जितना लोअर जोन हमारे जितना स्ट्रांग होगा, जितना कंप्लीट होगा, या जितना जितना फ्रूटफुल होगा, बेसिकली फ्रूटफुल का मतलब है जितना कंप्लीशन अच्छा होगा या जो स्ट्रांग होगा, उतना आपकी नेक्स्ट जनरेशन अच्छी होगी, जो कि आपका अपर जोन को हम बात कर रहे हैं, जो हम आपके फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, हम आपकी फैमिली की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली लोअर जोन जो है वो आपका ड्राइव है, आप कितने एम्बिशियस हैं वो भी लोअर जोन से डिफाइन होता है। एम्बिशियस का मतलब आप कितनी किसी चीज के लिए आप कितना कितना आपका पैशन है, कंपैशनेट कितने हैं, वो आपका लोअर जोन डिफाइन करता है। एबिलिटी टू परफॉर्म, आप किसी चीज को करने के लिए कितना ज्यादा उसके लिए तत्पर हैं, कितना आप उसको परफॉर्म करना चाहते हैं, वो आपके लोअर जोन्स के ड्राइव से आपको पता लगाया जा सकता है। अब जनरली वाई के लिए अगर हम बात करें तो ये वाला वाई है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है ये वाई, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज फार एज ड्राइव इज कंसर्न, एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, तो दैट पर्सन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये फोकस्ड है। सेकंड वाले में क्या होता है कि इसमें ये वाला जो सेकंड वाला है, ही इज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं से उसके अंदर विल पावर नहीं है उतना, उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जिससे कि वो एग्जीक्यूट करता है। तो ही वांट्स टू एग्जीक्यूट, बट कहीं ना कहीं से ये जो ड्राइव है, ये जो पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है एंड लैक ऑफ परफॉर्मेंस भी आ जाता है। इसमें भी इसने ट्राई किया बट इसने कंप्लीशन नहीं किया, है ना। तो कंप्लीशन अगर नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल कम है, आपके अंदर ड्राइव कम है, लैक ऑफ ड्राइविंग फोर्स जो है वो कम होता है। तो जब भी आपका ड्राइविंग फोर्स कम होगा, ये वाला कंप्लीशन है, दिस इज गुड वाई लूप। आपका जब भी ड्राइव कम होता है, लोअर जोन का जब भी ड्राइव कम होता है, खास करके फीमेल्स का, किसी भी अगर फीमेल का ड्राइव लो है या इन्फ्लेटेड है, एक्सेस है या लो हो रहा है, या किस भी तरीके का प्रॉब्लम है अगर, तो इसमें इनके साथ में जितने भी मेल मेंबर्स होंगे, चाहे वो हस्बैंड होंगे, फादर होंगे, सन होंगे, जितने भी मेल मेंबर्स हैं, डेफिनेटली उनके हेल्थ में और फाइनेंस में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स होगी। इफ योर वाई लूप इज नॉट कंप्लीटेड, या कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम है, वाई का लूप कंप्लीट नहीं है या बहुत ज्यादा कंप्रेस है, तो कभी भी आपको जो रिटर्न्स मिलना चाहिए, फाइनेंशियल रिटर्न्स है, फाइनेंशियल रिटर्न्स में इश्यूज आएंगे जितने भी मेल मेंबर्स के साथ में वो कनेक्ट होंगे। वो लेडी जितने भी मेल मेंबर्स के साथ में कनेक्ट है, मतलब आपके ब्रदर, फादर, हस्बैंड, सन, जितने भी हैं उनके साथ में ये इश्यूज वहां पे वो आती रहेगी, ठीक है। और ये जैसे इन्फ्लेटेड वाले लूप जो होंगे, ये दिस शोज सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, है ना। तो इसमें एक्सेसिव यहाँ पे ना एक वैक्यूम क्रिएट होता है, तो इसमें ये एक्सेसिव ड्राइव है जो कि कहीं ना कहीं से फुलफिल नहीं है ना, अनफुलफिल्ड। मतलब इनके पास में अगर होगा तो इनके पास में पैसा आने की टेंडेंसी कम होगी, है ना। वो लोग बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, बट कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, है ना। स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे हो सकता है फाइनेंसेस आए उनके पास में, बट यहाँ पे मतलब पैसा आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा तो रिटेन नहीं करेगा, यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी होगा, वो कहीं ना कहीं से ओवर एक्सपेंसिव होने की टेंडेंसी हो जाएगी, है ना। ये मैं स्पेसिफिक फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अभी जो रिसर्चेस हुए हैं फीमेल्स रिलेटेड हुए हैं कि आपके जो भी XY क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पे आपके मेल मेंबर्स के लाइफ को वहां पे डिस्टर्ब करते हैं, एंड ये प्रूवन है, आप चेक कर लीजिएगा जितने भी लोगों की राइटिंग में यहाँ पे होगी। यहाँ पे रिटेंशन नहीं होगा मनी का रिटेंशन नहीं होगा, हेल्थ का रिटेंशन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से आपके मेडिकल बिल्स ज्यादा आएंगे, आपके लोन्स के बिल्स ज्यादा आएंगे, और ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स होगी। पैसा आएगा बट स्टिल वो चला जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये होता है कि ये एक्सेसिव होता है, एक हाइपर होता है, इसमें तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटीज होगी, कहीं ना कहीं से हो सकता है डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो जाए मेल मेंबर्स या जिनके साथ भी ये कनेक्ट होंगे, तो ये इम्पैक्ट ये उनके साथ में होता है, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चंस अगर हैं तो क्वेश्चंस ले लें, फिर हम आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। Sir, why it is applicable for females only? Why it is applicable for females only? I mean, it is research based. ये रिसर्च बेस्ड इसलिए है बिकॉज फीमेल्स का जो है ना फर्टिलिटी जो है, रिप्रोडक्शन जो है,
वो फीमेल का एरिया है, ठीक है। ये इसमें प्रॉपर इस पे न्यूरो रिसर्च में इसमें जो एविडेंसेस आए हैं, जो भी रिसर्च भी डेटा कलेक्शन है, बिकॉज फीमेल्स के लिए इसलिए है ना, बिकॉज इसका जोन्स का रिलेशन नहीं है, ये ड्राइव है बेसिकली। ओके, आपका क्वेश्चन था, आई थिंक किसका क्वेश्चन था, प्लीज नाम बताएं। इंद्रप्रीत सर। हाँ, इंद्रप्रीत, ये जो ड्राइव जो है ना, ड्राइव का पोर्शन जो है, अभी तक की मेरी जो रिसर्च है, हम लोगों ने जो डेटा कलेक्शन किया है, रिसर्च करके हम लोग टॉपिक पे कुछ हम लोगों ने एविडेंसेस इसमें कलेक्ट किए हैं, तो जो फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स के साथ में जिनका भी रिलेशन है, इमोशनली कनेक्ट जिससे है, फिजिकली कनेक्ट है, तो वो ट्रांसमिट करने के लिए फीमेल्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिटर्स हैं। एनीवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, साइंस के बैकग्राउंड से कोई हैं यहाँ पे, या कोई हीलर्स वगैरह भी हैं अगर तो बात करें। रिप्रोडक्शन जो है ना, वो XY क्रोमोसोम्स की जब अगर बात हम करते हैं ना, तो फीमेल जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रांसमिट, इमोशनल ट्रांसमिशन जो हो सकता है वो लेडीज से इजी हो सकता है, इमोशनली अगर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये जो रूटिंग वाला पार्ट है, ये जो पार्ट जो है, ये डिजायर का पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि आपके राइटिंग में एक्चुअली 2 जोन होते हैं, थर्ड जोन जो है ये इनविजिबल जोन है ना, इसलिए कैपिटल में जो है ये इनविजिबल जोन नहीं होता है, सॉरी स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल्स में इनविजिबल जोन नहीं है, स्मॉल लेटर में ये ड्राइव होता है, बिकॉज ये इमोशंस वाले लेटर्स हैं, कैपिटल्स में इसलिए थर्ड जोन नहीं है। राइट, आपने कैपिटल्स के बारे में कुछ काम किया है, कुछ सुना है कि कैपिटल्स की अलग वैल्यूज होती है। कैपिटल एक्चुअली वो लेटर्स नहीं है, फॉर्मेशंस हैं बेसिकली, बस उसको लेटर के जैसा आप उसको सब्स्टिट्यूट के जैसा यूज करते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए इसमें। तो जो कंप्रेस्ड बताया आपने, कंप्रेस्ड लूप रहेगा, उसमें पैसा तो नहीं रहेगा, पर हेल्थ उसमें आपकी रिसीविंग कम होती है, यू कांट अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ तो हेल्थ भी नहीं इश्यूज रहेंगे, हेल्थ सप्रेशन रहेगा, सप्रेशन, हाँ सप्रेशन होगा ना, तो सेल्स में सप्रेशन होगा, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, है ना, आपकी ग्रूमिंग वीक हो जाएगी। देखो 1 सेकंड वाला जो है ना, वो एक्सेस है उसमें। अच्छा, दोनों में हेल्थ इश्यूज एक जो है ना, एक में ग्रूमिंग कम हुई है, जो कंप्रेशन वाले में है वो आपका ग्रुप नहीं हो पाया है ना, अंडर ग्रूमिंग है, और दूसरा वाला एक्सेस ग्रूमिंग है, उसमें वो ज्यादा इन्फ्लेटेड होने की वजह से उसमें हवा ज्यादा भर गई, सेकंड वाले में हवा कम रही है। दोनों में हेल्थ इश्यूज है। फादर वाला भी वीक होगा, क्योंकि मेरे को आपने याद है, आपने बोला था कि फादर का भी काम होता है। क्या बता रहे हैं, फादर का जो हम लोग वाई ऊपर लेके जा रहे हैं वो फादर होता है, नीचे लेके रहते हैं वो मदर होता है। नहीं, ड्राइव जो है वो नीचे की तरफ है, ऊपर जो लेके जाते हैं ना, ऊपर जो जा रहा है, मैं अभी यहाँ ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। जैसे ये जो ड्राइविंग फोर्स ऊपर लेके जाने का जो है ना, वो करेज है, वो आपका फादर का है, वो ड्राइविंग फोर्स फादर का है। बट अभी आज का सेशन में जो हम बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल लोअर जोन की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल द लोअर जोन का जो इम्पैक्ट है, मदर फादर दोनों चीजें एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है जैसे अभी आप ये वेबिनार में आप ऑडियो भी सुन रहे हैं, वीडियो भी सुन रहे हैं, हो सकता है किसी का एक चैनल वीक हो सकता है ना, खाली ऑडियो, आप खाली ऑडियो एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि खाली वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, ऑडियो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। बट ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है जब तक ऑडियो विजुअल्स दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल्स दोनों होगा, देन वो आपको फील आएगी, जो आप उसको एंजॉय करेंगे। तो ये जो वाई का लूप है, एक तो नीचे है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, एक नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, बट ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं से जो एग्जीक्यूशन है वो फादर का कॉन्सेप्ट है, बट जो ड्राइव वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका मदर का कॉन्सेप्ट है। वो जोन जो है, वो जोन पूरा जो है वो रूटिंग वाला पार्ट डिफाइन करता है। ठीक है, तो रूटिंग में मतलब आप कितना उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। और एक आपने बोला कैपिटल्स में नहीं होता है, तो कैपिटल्स में जी जो आता है नीचे लोअर जोन में, कैपिटल में कोई भी थर्ड जोन नहीं है। कैपिटल कौन सा, कैपिटल में कौन सा कैपिटल? जी फॉर गॉड, जी फॉर गॉड, मेरे को लगता है काफी जने लोअर जोन में लिखते हैं। कैपिटल में जी में लोअर जोन नहीं होता है, कैपिटल जी यही होता है। वैसे भी लिखते हैं, वैसे भी लिखते हैं, वो कर्सिव में आता है।
हाँ आता है ना, हाँ हमने को बहुत कर्सिव दिनों में में देखा है आएगा राइटिंग में। आप ये बोल रहे हैं ना, ये हाँ सर। हाँ हाँ ये अपर केस नहीं है, हाँ ये इसको ओके, अपर यू केस शुड में नॉट नहीं कंसीडर काउंट करते हैं। दैट। हाँ, लोअर जोन में नहीं आता है। कैपिटल्स अगर होगा तो मिडिल जोन ही आएगा। कर्सिव में वो कनेक्टिविटी के लिए करते हैं, दैट इज डिफरेंट आइडिया, बट वो कर्सिव में जी में लोअर जोन नहीं है। कितने लोगों ने जी ये पढ़ा है लोअर जोन वाला? कर्सिव इज टोटली डिफरेंट वो कॉन्सेप्ट है। कर्सिव बेसिकली वो राइटिंग नहीं है, वो आर्टिस्टिक फॉर्मेशन है उसमें। कर्सिव की भी आप कर्सिव किस तरीके की बात कर रहे हो, कर्सिव जो है वो आर्ट फॉर्म है। कर्सिव को राइटिंग में इंक्लूड किया गया है, वो किसी रीजंस की वजह से किया है, वो एक्चुअली आपकी नेचुरल राइटिंग प्रोसेस नहीं है कर्सिव में, वो डेकोरेटिव फॉर्म है। जनरली जो आप कर्सिव बनाते हो या आप इसको कैलीग्राफी करते हो, दैट इज डेकोरेटिव फॉर्म, वो नॉर्मल आपकी राइटिंग नहीं होती है। कर्सिव बेसिकली जो है ना, कर्सिव को अगर आप बात करें ग्राफोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात करें, वो कनेक्शंस होने चाहिए, कनेक्टिविटी की बात करते हैं। बट कर्सिव में सारे कहीं ना कहीं से कुछ रूल्स आ जाते हैं। जब भी आपकी राइटिंग में रूल्स एप्लीकेबल होंगे कहीं पे भी कि यू हैव टू राइट ऑन दैट लेवल, तो वो आपका सेल्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन आप सेल्फ को नहीं कर रहे, आपका रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है। ये नेचुरल होना चाहिए। राइटिंग का मतलब है वो आपका नेचुरल टैलेंट होना चाहिए, आप जिस भी तरीके से लिख रहे हो। डेफिनेटली वो फॉर्मेशन रियल होना चाहिए, बट आपको कोई भी कंपल्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी भी अगर राइटिंग में आप किसी को अगर सजेस्ट कर सकते हो, तो सजेशन में उसको कमांड नहीं देना चाहिए कि यू हैव टू राइट ऑन दिस मैनर। अगर किसी के राइटिंग में प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, बट वो फ्री फ्लो होना चाहिए। आपको ऐसा ही लिखना चाहिए। ये जब भी आप इम्पोज करेंगे तो आपके नेचुरल टैलेंट को आप मतलब उसको कहीं ना कहीं से हैम्पर करें। आपको ऐसा ही करना चाहिए। जब भी आपने बोला कि आपको ऐसे ही बैठना चाहिए, आपको ऐसे ही खाना चाहिए, तो आप उसमें नेचुरल टैलेंट को फिर आप मशीन बनाने की कोशिश करें, बिकॉज हर किसी का नेचुरल टैलेंट हो सकता है। आपके बोलने का तरीका अलग हो सकता है ना। प्रॉपर वे में होना चाहिए, वो आपको गाइड करना चाहिए, बट आपको यही करना चाहिए, वो फिर आपका रिस्ट्रिक्शन होता है। और रिस्ट्रिक्शन जब भी करेंगे तो आपका फिर नेचुरल टैलेंट को कहीं ना कहीं से आपका टैम्परिंग हो जाती है। राइट। तो आपके नेचुरल टैलेंट को इनहेंस कर सकते हैं, इनहेंस करना चाहिए। आपका जो भी टैलेंट है उसको इनहेंस करना चाहिए। आप अगर बोले कि शेर को पेड़ पे चढ़ना चाहिए और बकरी को घास की जगह दूसरा कुछ खाना चाहिए, तो वैसा नहीं है। बकरी घास खाती है, उसका नेचुरल टैलेंट है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कंडीशनल कि अगर जंगली बकरी हो सकती है तो दूसरा कुछ खा सकती है। अगर कोई जंगल में रहती है, हर जगह पे रहने वाले की कंडीशनिंग चेंज हो जाती है ना। इसलिए आप कई बार बोलते हो कि वो जंगली शेर है, जंगली चूहा है, उसको जंगल में रहने वाले अलग तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। रास्ते का कुत्ता होता है और घर का कुत्ता होता है, अलग अलग होता है। पेट्स को आप अलग अलग कर सकते हैं। क्यों आप रास्ते वाले कुत्ते को घर पे क्यों लाके आप घर में नहीं रख सकते हो? कुत्ता तो कुत्ता है, फिर उसमें आप वो लाख रुपए का है या 500 रुपए का, उससे डिफरेंस कहाँ पे है? जूता अगर आपका 50,000 का होगा तो सर पे नहीं रख सकते हो, बिकॉज प्लेसमेंट है हर जगह की। हर जगह की वैल्यू है, उसको उस वैल्यू पे ही रखना चाहिए। और वो वैल्यू अगर डिस्टर्ब करते हैं तो हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी। द मेन कंसर्न कि उसकी हार्मनी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो नेचुरल जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टैलेंट्स हैं, उसको अगर आप कहीं भी चेंज करेंगे तो उसकी कोडिंग चेंज हो जाती है ना। ग्राफोलॉजी का सबसे अच्छा फायदा है कि आप उसके नेचुरल टैलेंट्स को समझें, उसकी कैपेबिलिटीज को समझें, स्ट्रेंथ वीकनेसेस कहाँ है, और अकॉर्डिंगली उसको आप ट्यून कर सकते हैं। ट्यून करके उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे के अंदर अगर कैपेबिलिटीज है कि बहुत बहुत ज्यादा एनालिटिकल है, मेरी अभी किसी के साथ डिस्कशन में बात हो रही थी कि किसी के अंदर अगर बहुत ज्यादा, किसी के बच्चे की राइटिंग स्मॉल राइटर है, ठीक है, तो उसका मतलब है बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा है। तो हम कभी भी उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप बड़ी राइटिंग लिख दो। डेफिनेटली स्मॉल राइटिंग को हम लेजिबल करेंगे, हम उसको बड़ा कर सकते हैं, बट अगर स्मॉल वाले की बड़ी राइटिंग हम चेंज करेंगे तो उसके नेचुरल टैलेंट को हमने हैम्पर कर दिया ना। और किसी की राइटिंग, अगर राइटिंग बच्चे की बड़ी राइटिंग है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो हम उसको छोटा करेंगे तो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को हम उसको डिटोरिएट करेंगे। तो उसकी स्पेसिफिक जो क्वालिटीज हैं, नेचुरल टैलेंट्स को हम अकॉर्डिंगली इनहेंस कर सकते हैं, उसके प्रोफेशन के हिसाब से, उसके स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे, हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। यस जसपाल, यू हैव सम क्वेश्चन? यस सर। सर ये अभी जो लोअर वाई के लूप की बात हो रही थी,
हाँ. जो डाउन साइड जाता है देन अपर आता है, तो इसको हम वैसे भी देख सकते हैं जैसे आपने बोला कि फीमेल्स का इमोशंस के साथ ज्यादा कनेक्ट है, तो हम यहाँ मेल और फीमेल्स में जो हम कहते हैं ना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये उस तरीके से इसको ले सकते हैं क्या, जो लूप हम नीचे लेकर आके वापस लेके जाते हैं, ये जो ड्राइविंग फोर्स है एक इंसान के अंदर। आई एम नॉट श्योर अबाउट एनर्जीज की, अगर आप बात करते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, जो ड्राइविंग फोर्स है वो मेल की एनर्जी होती है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है ये फीमेल की कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं एनर्जी को स्पेसिफिक एनर्जी हीलिंग्स पे मेरा कोई कमांड नहीं है, आई डोंट नो कि वो आप क्या बात करते हैं, बट यूनिवर्सल फैक्ट जो है रिसेप्टिव पावर जो होता है, जो सक्शन पावर होता है वो फीमेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स का पार्ट है। अगर हम क्रोमोसोम्स की भी बात करें तो रिसेप्शन जो है, सकिंग जो है, रिसेप्शन जो है, एडेप्टेबिलिटी है, दैट इज द फीमेल कॉन्सेप्ट। एंड जो इम्पोज है, जो आप कहीं ना कहीं से इम्पोज कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, किसी को आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्शन वो फादर फिगर का रोल है, है ना। बायोलॉजिकली भी जो है प्रोजेक्शन एंड रिसेप्टिव ये दोनों चीजें हैं। एंड फीमेल्स जो है बेसिकली अगर हम प्लांटिंग की बात करें तो प्लांटिंग जो है वो मदर फादर का कॉन्सेप्ट है, ओके। मतलब प्लांटिंग मतलब किसी चीज को प्लांट करते हैं, बट उसको नर्चर जो होता है, जो नर्चरिंग की जो वैल्यूज है, दैट इज फीमेल कॉन्सेप्ट। ओके, एक क्वेश्चन सर और है इसमें कि क्या ट्रस्ट इश्यूज आने के भी चांसेस होते हैं अगर ये वाई के लूप में कहीं ये इनकम्प्लीट है या ऐसे? वाई आपका ट्रस्ट पे डिफाइन करता है, उसके विड्थ और लेंथ जो दोनों है उनको मिला के आपका ट्रस्ट और फेथ को डिफाइन करते हैं कि आपका ट्रस्ट और फेथ कितना होगा। आपका जो वाई का नीचे का पोर्शन है उसका डेप्थ कितना है और उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ एंड डेप्थ दोनों को कंबाइन करते हैं। वो जो स्क्वायरिश अगर आप बात करेंगे तो उससे मालूम पड़ेगा कि उनका ट्रस्ट फैक्टर और फेथ फैक्टर दोनों पता लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप क्वेश्चंस बताएं। सर आई हैड अ क्वेश्चन प्लीज। सर, जो आपने फोर्थ वाई दिखाया है ना, सो कैन वी प्रैक्टिस दैट वाई डेली टू गेट एन आइडियल वाई? तो फोर्थ वन ये एग्जीक्यूशन वाला, हाँ, ये हाँ, वाला, यस, ओके। यस। अब इसमें ये एक क्वेश्चन और होगा, ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपके वाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और उसको आप प्रैक्टिस कैसे करना है। वाई का लेंथ जो है इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि वाई का लेंथ, अगर आपका वाई ये वाला है ना, सेकंड वाई है अगर, और इसका लास्ट पोर्शन देखना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कितने लोग बोलते हैं कि ये वाला वाई सही है? इस वाई में आप क्या कंसिडरेशन करेंगे? अगर किसी बच्चे ने अगर ये वाला वाई लिखा, उसके स्कूल में ये वाला वाई सिखाते हैं, तो क्या उसको आप चेंज कराएंगे ये वाला वाई, या यही वाई रहने देंगे? या आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये अच्छा है या खराब है? हमारा सेशन जो है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये सेशन बंद हो गया, अगर मैं अभी कैमरा ऑफ कर दूं, सेशन बंद हो गया है, कंक्लूड हो गया है, या मेरी लाइन ड्रॉप हो गई है, अब कैसे मालूम करेंगे? How can you identify कि this session is completed or there is some kind of network issue? Is there any parameter? If there is any incompleteness, then it is not. How can you justify incompleteness को? आप कैसे पता लगाएंगे? जब जैसे बोल रहे हैं और अचानक कुछ टूट गया, गिर गया, या आप कुछ कॉन्सेप्ट कुछ बता रहे हैं और वो फुल्ली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ है, there is a break in between. ओके, वेरी नाइस। किसने आंसर दिया, मुझे नाम बताइए। दीपांकर हियर। ओके दीपांकर, आप लेट में ज्वाइन किया इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया, मैं फोन पे हूँ। वेरी नाइस। या सर, मैं थोड़ा लेट। आपको लास्ट का जो पोर्शन है, आपको लास्ट वर्ड जो मेरा है, मेरा लास्ट वर्ड लास्ट एक्शन, ओके, मेरा लास्ट एक्शन डिफाइन करेगा कि ये कंप्लीट है या नॉन कंप्लीटनेस जो है। ये वाई का लोअर पोर्शन का लास्ट वाला पोर्शन डिफाइन करता है कि यहाँ पे ये अब्रप्ट टर्निंग है, ये यहाँ पे कंप्लीशन है। ओके, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये आपको कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट इसको डिफाइन नहीं करेगा। आई थिंक बोर्ड में कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट डिफाइन नहीं करेगा कि ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर जो है अगर वहां कंप्लीट हो जाता है तो उसको कंप्लीट अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ इट इज कंप्लीट देन इट्स ओके, बिकॉज इसमें सर्टेन राइटिंग लिखने के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पे आप डिस्कनेक्टेड राइटिंग की अगर आप बात करेंगे, आई थिंक मैं अगर इंडिया में जितने लोग देख रहे हैं तो कई बार
इनकम जो आपके प्रिंट राइटिंग में ये वाला वाई सिखाते हैं, पर्पसली यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ वाई, जिसमें नॉन कर्सिव जो प्रिंट राइटिंग में होता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं है, बिकॉज वो इसी तरीके से लिखा जाता है, बट उसमें लास्ट पोर्शन देखना पड़ेगा कि ये इनकम्प्लीट हो रहा है या इसको प्रॉपरली ये एग्जीक्यूट, इसको कंक्लूड कैसे किया है, हाउ यू कंक्लूड दैट फॉर्मेशन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर कंक्लूड कर दिया है प्रॉपर तो इट्स ओके, बट अगर वहां पे वो लेटर लूज हो जाता है तो वो फिर इनकम्प्लीट होगा, फिर उसको आपको वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। वो कंप्लीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपने जैसे क्वेश्चन पूछा नित्या, आप डेफिनेटली ये वाला वाई प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपका एग्जिस्टिंग वाई कौन सा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आप अभी कौन सा वाई लिखते हैं, ठीक है। अभी आपका करंट वाला वाई कौन सा है, और उसको प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट करना है तो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ लोअर लूप्स, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, यस, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि उसमें कौन सा लेटर को आपको कंक्लूजन कहाँ पे देखेंगे कि वो आप एब्रप्ट हो रहा है या उसको नॉर्मली आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं। कैन आई आस्क यू समथिंग? यस प्लीज। सर, ये जो अभी आपने जो वाई बताया, इफ इट इज इनकम्प्लीट, would it not lead to some sort of incompleteness in physical life or material life? No, इसमें इनकम्प्लीट जो है ना, ये पहले आप ये समझने की कोशिश करिए, ये वाला जो वाई है इसका स्ट्रक्चर वैसा है, ओके। इसका वाई का स्ट्रक्चर जो है, जैसे आप अगर बोलते हैं कि आपने कैलीग्राफी लिखा है ना, यू राइट कैलीग्राफी, ठीक है, तो कैलीग्राफी में आपको फ्लरिशिंग स्ट्रोक्स बनाने पड़ेंगे, ओके, दैट इज रिक्वायर्ड, ओके। जो फ्लरिशिंग स्ट्रोक बनाएंगे तो आपका ब्रेन जो रीड करता है, ब्रेन आपके नेचुरल टैलेंट्स को रीड नहीं करेगा, ब्रेन जो रिकॉग्नाइज करता है, जो आपका ब्रेन का जो प्रोसेस होता है, जो आपका कॉग्निटिव पैटर्न्स होता है ना, जो आपका परसेप्शन होता है, वो तीनों चारों चीजें साथ में काम करती है। आपका लैंग्वेज साथ में काम करता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो आपकी ये तीनों चारों इमेज अगर काउंट करेगी तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये डिफाइंड होगा। इसको हमने फेचिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने काफी सारा डिस्कस किया था। चलिए मैं आपको भी डिस्कस कर लेता हूँ कि फेचिंग एक वर्ड है, FETC है, जिसको आपने यूज किया होगा, आप इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। कितने लोग जानते हैं फेचिंग जो है FETC है? बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी आपको बहुत सारी चीजों में कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ट्राई करिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स है। फेचिंग जो होती है ना, राइटिंग जब आप लिखते हैं तो द मोमेंट यू पुट फर्स्ट डॉट, यहाँ पे जो फर्स्ट डॉट करते हैं ना, ये आपका ब्रेन जो है पूरे पेज को फेच कर देता है। फेचिंग पूरे पेज की हो जाती है, इवन पूरे बुक की फेचिंग हो जाती है। आप कितनी कॉपी भरने वाले हैं, आप जो कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, तो वो पूरी फेचिंग होती है। फेचिंग का मतलब जहां से आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से आपके एंडिंग पॉइंट को वो रीड करता है और फिर उसको प्रोसेस करते हैं। वो मतलब आप लास्ट पॉइंट उसको रीड करते हैं और बीच में जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, बीच में जो स्मूथनेस है, उसको कंट्रोल करके फिर अकॉर्डिंगली आप उसके रिजल्ट्स को कंक्लूड कर पाते हैं। मतलब फेचिंग को एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि प्रेडिक्शन करना, उसको समझ पाना, ठीक है। ये हो गया फेचिंग का वर्ड, तो इसको आपको गूगल में सर्च करिएगा। राइटिंग में फेचिंग कैसे होती है कि आपकी जो कंडीशनिंग होगी, आपको जो वर्ड लिखना है, आपको मैंने एक वर्ड बोला कि आपको लिखना है कैलकुलेशन, यू हैव टू राइट कैलकुलेशन। तो आपका जो ब्रेन सेल्स है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो आपको कैलकुलेशन में कितनी बड़ी स्पेलिंग होगी, उसमें कितने वर्ड्स हैं, उसमें हाई पिच कितना है, लो पिच कितना है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका ब्रेन उसको रीड करता है कि कैलकुलेशन में एक्चुअली आपके हाई पिच है, लो पिच नहीं है, ठीक है। तो आपका ब्रेन समझेगा कि इसमें CALCULATION आप लिखने वाले हैं, तो आपका इतना वर्ड फिट होने वाला है। तो जब आप लिखते हैं तो ये फेचिंग आपकी लॉन्ग टर्म फेचिंग और शॉर्ट टर्म फेचिंग दोनों चलती रहती है। तो ये आपके डिसीजन मेकिंग को डिफाइन करता है, ठीक है दीपंकर जी, समझे आप। जैसे आप अगर टैक्सी लेते हैं, अगर आप कुछ आप टैक्सी बुक करते हैं, प्रीपेड टैक्सी बुक करते हैं, तो उसमें मीटर सिस्टम में फेचिंग सिस्टम होता है कि आप जिस रूट पे जाने वाले हैं, वहां पे बीच में ट्रैफिक कैसा है, वहां का वेदर कैसा है, आपको वहां पे ट्रैवल टाइम के अलावा आपको कितना आपको मतलब कितना टाइम आपको स्टॉप करना पड़ेगा सिग्नल्स पे, ठीक है, प्लस वेदर कितना होगा और आपका वेटिंग टाइम कितना होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजों को देख के आपका जो फेयर है वो डिसाइड करता है कि इतना फेयर, इतने दूर का इतना फेयर होगा,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म फेचिंग, या उसको लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं कि वो आपका वो फेयर हो गया कि आपको 200 रुपीज वहां पे आपको फेयर लगेगा 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है। बट इन केस वो फिर रीफेचिंग होती है कि कहीं पे आप ट्रैफिक पे गए और उस टाइम की जो फेचिंग थी उस टाइम पे वो कंक्लूड नहीं हुई और बहुत जोर की बारिश आ गई या ट्रैफिक बहुत बीच में जाम हो गया, तो फिर आपको एक मैसेज आता है कि शायद आपको इस जो जर्नी में आपको कुछ एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, मे बी इट मे बी इंक्रीज, आपका फेयर कुछ बढ़ सकता है या आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। आपको पहले उसने 40 मिनट दिखाया था तो हो सकता है अभी 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड रीफेचिंग। तो जब आप लिखना चालू करते हैं, जब आपने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, तो आपका ब्रेन जो है वो पूरा पेज को फेच कर लेता है, कितनी लाइन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, और ये बहुत बहुत यूनिक प्रोसेस है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये होता है, ठीक है। तो ये जो होता है फर्स्ट टाइम जो फेचिंग होता है ये डिफाइन कर लेता है कि मेरे को राइटिंग ऐसे ऐसे लिखनी है, मैं राइटिंग छोटा बड़ा जैसे भी लिखूंगा। बट जब आप राइट साइड पे आते हैं यहाँ पे रिस्क टेकिंग के टाइम पे, तो आपकी फेचिंग जो है ये नैरो होता चला जाता है, ये जो आपका प्रोसेस होता है ये नैरो होता चला जाता है, यहाँ पे श्रिंक होता चला जाता है। और अब आप जब ये वाला पोर्शन यूज करते हैं राइट मार्जिन वाला, ये यहाँ पे आपकी रीफेचिंग होती है कि आपने अगर कैलकुलेशन लिखा है तो ये कैलकुलेशन फिट होगा या नहीं फिट होगा, आइदर यू कैन फिट और नॉट। तो यहाँ पे आने से वो रीफेचिंग होता है और फिर वो वर्ड को आप या तो ब्रेक कर लेते हैं, हाइफन कर देते हैं, या आप उसके अपने साइज को छोटा कर लेते हैं या अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं इसको फिट करने के लिए। ये यहाँ पे वापस से रीफेचिंग होती है कि आइदर यू हैव टू एक्सपेंड और आइदर यू हैव टू श्रिंक। तो ये रीफेचिंग होने के बाद में, और ये रीफेचिंग अगर मिस होता है तो आपके लाइफ में डिसीजन मेकिंग आपकी वीक हो जाती है, जिसको कि आप राइट मार्जिन से डिफाइन करते हैं कि आपका रिस्क टेकिंग कितना है, आप अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे एक्सीडेंटल प्रोन हो रहे हैं, आपको राइटिंग आप ये फेचिंग नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू फेच योर डिस्टेंस, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे वो फिर आपको मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग कर देते हो, बिकॉज ये जो फेचिंग है यहाँ पे, जो फेचिंग का जो एल्गोरिदम है ये बिगड़ जाता है, आप समझ नहीं पाते हो, यू कैन डिसाइड कि क्या करना चाहिए। अभी सिचुएशन जो है और अभी का जो दौर है, अभी आपका जो दुनिया में अभी जो ये जो पैंडेमिक के टाइम पे है ना, ये फेचिंग जो है आपकी फेचिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है कि आपको यू डोंट नो, आपको सेकंड वेव का फेचिंग नहीं समझ में आया, आपको थर्ड वेव फेचिंग नहीं समझ में आया। एंड देयर आर सर्टेन साइंटिस्ट, देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, दे कैन फेच आफ्टर सेवेंथ वाला जो अभी थर्ड लेयर के बाद में सेवेंथ लेयर भी आने वाला है। अभी अल्टा डेल्टा बीटा गामा कौन कौन से इसके म्यूटेशन होने वाले हैं, अभी तो यूरोप में भी कुछ दूसरा आ गया, अमेरिका वाले जो होंगे उनको कुछ दूसरा फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये म्यूटेशन बाद में आने वाला है, और कोई म्यूटेशन है कि वो इंडिया से ओरिजिनेट होगा या हो भी चुका है। तो वायरस का जो म्यूटेशन होता है ना, तो ये जो राइटिंग में भी है ना, सेम वे आपका म्यूटेशन हो सकता है, मिडिल ऑफ द पेज हो सकता है, दैट वर्क ऑन द सेम प्रोसेस। ये आपको ये अवेयरनेस यहाँ पे लिखते लिखते आपका कोई राइटिंग बीच में चेंज हो जाती है, ठीक है। बट उसका जो फंडामेंटल्स जो है, जो गेस्टल ट्रेट है, उसमें आपका फंडामेंटल्स सेम होता है कि आपके डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग आपके सेकंड फेचिंग पे भी वो सेम होनी चाहिए जो कि फर्स्ट फेचिंग पे थे। आपका जो एल्गोरिदम की जो स्पीड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको डिसीजन मेकिंग आपकी वीक हो जाए, ठीक है ना। तो वो जितना होता है ये सारी चीजें सिंक्रोनाइज वे में होती है, ठीक है। तो ये इसके पीछे की थ्योरी है, थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ टेक्निकल टर्म्स में बात कर पाए तो शायद आप समझ पाएंगे। दीपंकर जी, आप समझे इसके पीछे क्या थ्योरी होती है? थैंक यू सर। ठीक है ना। और ये जो मैकेनिज्म है ना साइन का, जो राइटिंग का जो है, दैट इज सो फास्ट कि यू कैन प्रिडिक्ट, मतलब एक्सट्रीम जनरेशंस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब आप फेचिंग कर सकते हैं, ये फेचिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि वो फेचिंग कहां तक जाएगी, है ना। आपका जो एक्सपेंशन होता है, ये कितना एक्सपेंशन आप इसको रीड कर पाते हैं, है ना। और आपका विजन जितना स्ट्रांग होगा, आपका कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा, आपको ऑब्स्टिकल्स जितने कम होंगे, उतना ज्यादा आपकी फेचिंग अच्छी होगी। मतलब आपके फोन में जितना डेटा कम होगा उतना ज्यादा फोन का रैम फास्ट प्रोसेस करेगा, प्रोसेसर आपका फास्ट या वीक होता है, अदरवाइज वो हैंग करने लगेगा। कितनी भी अच्छी स्पीड हो फिर भी वो हैंग करेगा। तो वो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को साथ में अलाइंड होता है, तो फिर उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा है, जितना क्लीन रहोगे, जितना सिंपल रहोगे, उतना ज्यादा आपका प्रोसेसर फास्ट रहेगा, और उतना ज्यादा प्रोसेसर फास्ट रहेगा तो उतना आप अट्रैक्ट कर सकते हो आइदर मनी, हेल्थ, सारी चीजें, क्योंकि वो सारी चीजें जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स है, मनी में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे कि जसपाल मैं बता रहा था कि जो फीमेल जो है ना, फीमेल जो है वो रिसेप्टर ज्यादा है, किसी चीज को एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है, एंड मेल्स जो है वो प्रोजेक्शन पार्ट है।
तो जहां पे भी प्रोजेक्शन होगा वो मेल का कॉन्सेप्ट होगा, और जहां पे एक्सेप्टेंस होगा वो आपका लेडी का पार्ट है। इसीलिए जो राइटिंग में प्रेशर जो है ना, प्रेशर जो है वो फीमेल का कॉन्सेप्ट है ना, इमोशंस जो है वो फीमेल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वो अगर आपको मतलब वो फीमेल जो है, इसका मतलब बिकॉज वो आप जितना डीप लिखते हो, डेप्थ जितना, कंपैशन वाला जो पार्ट, ठीक है। और आपका जो राइट साइड मार्जिन्स की अगर बात करोगे, या जो आप ग्रोथ की बात करोगे, दैट इज मेल कॉन्सेप्ट। और ये दोनों सिंक्रोनाइज वे में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, वो एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कशन किया, समय की मर्यादा है, टाइम हो गया है 5 बजे। कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली क्वेश्चन ले लें, और आपको सेशन कैसा लगा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली आपके अगर आपके लोअर लूप सही कर सकते हो तो आपके पूरे फैमिली की हेल्थ अच्छी हो सकती है। जस्ट एक्सपीरियंस करिए और इसको आप मुझे शेयर करिए, बताइए कि कैसा कैसा आपको एक्सपीरियंस हुआ चेंज करने से। यस प्लीज। हाँ जसपाल, आप कुछ पूछ रहे थे। सर आपने जो बोला था कि लोअर लूप्स को देख के फीमेल्स की हैंडराइटिंग में वी कैन सी ओवरऑल फैमिली की हेल्थ कैसे रहती है, तो इसमें जो 2 पॉइंट्स आपने आज बताए हैं, इसमें अगर ये वीक अगर है तो जितने भी मेल्स होंगे वो इफेक्टेड होंगे। राइट। अच्छा, मेल्स में इसमें एक्सटेंडेड फैमिली भी इसमें आ जाएगी। अगर सपोज अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड को भी इफेक्ट होगा, अगर कंपैशन अगर है, अगर आप अफेक्शन है, ब्लड रिलेशन नहीं है तो अफेक्शन आ जाएगा इसमें। जिनके साथ में आप अफेक्शनेट हैं, ब्लड रिलेशन तक जरूरी नहीं है, आपका इमोशनल अफेक्शन होना चाहिए, है ना, उसको इफेक्ट होगा इसमें। इसमें कभी टाइम मिलेगा आप बात करिएगा, हम कुछ चीजों पर डिस्कस करेंगे कि फीमेल्स का कॉन्सेप्ट क्या था पुराने जमाने में, फीमेल्स का कॉन्सेप्ट था या ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे कि मल्टीपल फीमेल्स का कॉन्सेप्ट क्या था, या राजा बहुत सारी रानियां क्यों होती थी ना, रानियां बहुत होती थी, आपने सुना था रानियों का कॉन्सेप्ट था। हमारे गॉड ने भी बहुत सारी रानियां रखी हैं, ऐसा हम इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ अगर सीखें तो कृष्ण की शायद 17,000 रानियां थी, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, कोई बता सकता? 1008। हाँ, कृष्णा ने रखी है 1008। 1008 नहीं, 17,000 रानियां थी शायद, 17,000 थी शायद, 17 और 18,000, 16,000। जो रास हुआ था, जो रास लीला थी वो पूरी, मतलब उसमें रानी पटरानी, रानी के अलावा पटरानी का भी कॉन्सेप्ट था। व्हाट इज पटरानी? पटरानी आपने सुना है शब्द? सब पटरानी मतलब शी विल कमांड ऑल द क्वींस। और कोई बता सकता है पटरानी? शी इज ऑफिशियल क्वीन सर। हाँ, अब ये ऐसा कुछ बात मत करिए, मतलब हेलो, ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल की बात अगर करेंगे, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप हैं अभी, ओके। तो व्हाट इज ऑफिशियल? ऑफिशियल का मतलब क्या है? पटरानी मींस शी इज द फर्स्ट क्वीन ऑफ द स्टेट सर। मतलब शी एक्चुअली शी इज द हेड ऑफ ऑल द क्वींस। राइट, रानी और पटरानी, ठीक है, कॉन्सेप्ट था, का कॉन्सेप्ट था, तो क्या था उसके पीछे हम लोग बात करेंगे। पटरानी एक ही होती थी? यस सर। ओके, तो ये हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या था, इसके पीछे एक्चुअली कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे साइंस था। तो वो जो रास था, तो उसमें वो रानी, मतलब वो रानी का मतलब वो क्या स्वरूप था, है ना। तो उसमें जो भाव था, उनका जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट आपके सिस्टम को क्या इफेक्ट करता था और आपको क्या शिक्षा दी गई, मतलब वो क्या सिखाने की कोशिश की गई, है ना। तो मल्टीपल रिलेशंस की अगर हम बात करें, है ना, तो उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे पैरा साइंस क्या है, उसके पीछे बिलीफ सिस्टम क्या है, और उसके पीछे लेसन क्या है, वो सारी चीजों को समझना पड़ेगा। और अभी आगे आने वाली जनरेशन है ना, तो आगे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगी कि वाई सो, क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें अगर लॉजिकल आंसर होगा, अगर नेक्स्ट जनरेशन की हम बात करें, तो अब भी आप अगर लॉजिकली किसी चीज को प्रूव कर पाते हैं तो वो चीजें ज्यादा फ्लरिश कर सकती है। अगर एविडेंस नहीं मिलता है, अगर उसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा स्मार्ट है, और उसमें स्मार्ट से ज्यादा वो चीजों को क्यों करें उसको आंसर देना पड़ेगा।
तो इसमें भी हमको भी समझना पड़ेगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों था, हमारे कल्चर में क्यों था, हमारे रिचुअल्स में क्यों था, किसी दूसरे धर्म में क्यों था, और उसके पीछे फंडामेंटल्स क्या था। हम जो सोचते समझते आए हैं उसके पीछे शायद हो सकता है कोई अलग वैल्यू हो। ओके, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न बेसिकली कि ऐसा जो कॉन्सेप्ट था, तो हम कॉन्सेप्ट का उसका अर्थ जो था वो जो हम समझ रहे हैं वही था, या उसके पीछे कुछ संदेश देने की कोशिश थी, उसके पीछे उसका रूप अलग था और समझते कुछ और थे। तो वो हम ना पड़ेगा, और जब हम समझ पाएंगे तो हम उस चीज को अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, तो हम बात करेंगे डेफिनेटली आगे आने वाले सेशन में कि मेल का जो है आपके लाइफ पैटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, फीमेल्स का क्या होता है, और उसकी वैल्यूज क्या होती है, वो आपके जेनेटिक कोडिंग को कैसे वो इफेक्ट करता है, नेक्स्ट जनरेशन को और आपके जनरेशन को। तो ठीक है जसपाल, तो जहां पे भी ये इफेक्टेड होगा वहां पे आपके मेल मेंबर्स जो हैं उतने प्रॉब्लम में हो सकते हैं या फ्लरिश हो सकते हैं, और अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो आपका अगर चेंज करेंगे तो मेल मेंबर्स का चेंज हो जाएगा। और ये रिसर्च और डेटा कलेक्शन जो है अभी फीमेल्स पे हुई है, इसलिए हम इसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सर ये तो हो गई मेल्स मेंबर्स के साथ वो, तो फीमेल्स के इंटरेक्शन देख के जो फीमेल्स ऑफ द फैमिलीज है उनके ऊपर कैसे इफेक्ट है, वो कैसे? हाँ, तो फीमेल्स तो वो तो जो राइटिंग अगर फीमेल्स की होगी तो वो तो आप एनालाइज करते ही हो ना इसकी, फीमेल की जो एनालिसिस करोगे तो वो तो आप करने वाली हो, उसके तो इम्पैक्ट हो ही रही है लाइफ में। ओके, बट इसके साथ में मतलब हमने एक्सटेंशन की बात की कि एक्सटेंशन में कहाँ पे इसका इम्पैक्ट होगा, जो इनके साथ में कनेक्टेड होंगे, वो तो राइटिंग फिर आप उनकी एनालिसिस करते हुए हो, पर्सनली तो इनके ऊपर इफेक्ट हो गई होगा उसका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, और बिल्कुल आप इस प्रोग्राम में आते रहें, साथ ही राह दिखाना, और अलग अलग स्पीकर्स आएंगे और उनके साथ में इंटरेक्शन करें, बात करें। और हमारे साथ में 24 तारीख को हैं एक कथावाचक, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, लेडी हैं, बहुत अच्छा वो स्टोरी टेलिंग करती हैं, बहुत सारी स्टोरीज को बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं, तो वो लोग रहेंगे। तो और हर दिन आप कुछ नए नए लोगों से मिलें, उनकी बात समझें, उनके विचारों को समझें, और अपने लाइफ में जो है जो भी चैलेंजेस हैं उसमें से 1 घंटा जो है वो कुछ लर्निंग पे लगाएं, और सारी मुसीबतों को भूल के अपने आप को रिफ्रेश करें, यही कोशिश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी राह दिखाना में आने के लिए, और इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू।